हेलो क्लास। आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको बताना है कि इस अडेप्टर की हाइट कितनी है ग्राउंड से। अब ऑफलाइन क्लास होती तो ऑब्वियसली बता देते आप। अब क्या करोगे, आप हाइट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, चिंटू बीच में आके बोल रहा है सर ये फ्रेम फ्रेम रेफरेंस की ज़रूरत हमें नहीं है, आप बस इतना बता दो कि आप ग्राउंड से कितने ऊपर हो। फिर हम इस अडेप्टर तो क्या आपके पीछे की अलमीरा, वो गेट और ऊपर का पंखा सबके हाइट बता देंगे। चिंटू मुझे पूरा तो बोलने दिया करो, वही तो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ग्राफिकल या कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहाँ पे एक सेंटर या ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ से सब ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन एंड पोजीशन मार्क्ड होती है और वहाँ से हम ऑब्जेक्ट के मोशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं मेरी हाइट ग्राउंड से 30 मीटर है तो आप क्या करेंगे, ग्राउंड को एक ग्राफ सिस्टम का बेस पॉइंट बना लेंगे और वहां से इसको मेजर करके नाप लेंगे 30 मीटर। ठीक है, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर एक ग्राफ आ गया जिसमें एक सेंटर का पॉइंट है और वहां से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। इसी सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब आपके पास नीचे सेंटर पॉइंट आ गया, वहां से सारी चीज़ों की पोजीशन आ गई, तो आपको इसकी पोजीशन मिल गई, यहाँ से फैन कितनी ऊपर है उसकी पोजीशन बता दोगे, मेरी पोजीशन बता दोगे। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन को मेजर करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अब बनाते हैं। बनाना क्या, एक सिंपल ग्राफ ही तो होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। 3D में बनाना है तो जेड एक्सिस और लगा दो। ये रहा आपके सामने 3D ग्राफ का एक क्वेश्चन। एक पॉइंट ओरिजिन से राइट हैंड साइड मतलब एक्स एक्सिस में 3 सेंटीमीटर दूर है, वाई एक्सिस में 4 सेंटीमीटर है और जेड एक्सिस में है 2 सेंटीमीटर, तो उसकी लोकेशन हो जाएगी 3,4,2। ये रहा डायग्राम आपके सामने। ऐसे ही हम 3D स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं। अब चलिए लोकेशन के बाद डिस्टेंस निकालते हैं इसका ओरिजिन से। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन है 3,4 और हमें निकालना है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लोकेट कर देंगे, उसके बाद हमें निकालना है सेंटर से लेके उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमें निकालनी है उसकी डायगोनल की मेजरमेंट। और उसका फॉर्मूला हमें पाइथागोरस जी ने दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो आंसर आया अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो होता है अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। यूनिट हमारे पास है नहीं मेजरमेंट की तो हम लिख देते हैं यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। वहाँ पे एक एलिफेंट है और उसके सेंटर ऑफ मास को हमने मान लिया ओरिजिन, मतलब एलिफेंट का जो सेंटर है वहीं पे हमने 0 0 मान लिया। अब उस एलिफेंट को पहुंचना है एक पॉइंट पे जिसकी कोऑर्डिनेट की डायमेंशन है 5,12। 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में, 12 सेंटीमीटर वाई एक्सिस में। ओके, और अब आपको बताना है उस एलिफेंट को उस पॉइंट को टच करने में कितना टाइम लगेगा और यूनिट्स है सेंटीमीटर्स में। और एलिफेंट की स्पीड आपको चाहिए होगी टाइम निकालने के लिए जो कि है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करिए। तो चिंटू ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और उसने कहा सर ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया और वहाँ पे जहाँ पे एलिफेंट को जाना है उस पॉइंट को लोकेट कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,12। 5 पॉइंट्स एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 12 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें डायगोनल की मेजरमेंट हमें निकालनी है जो कि हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जिसका आंसर आएगा अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो और किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? मिस पू का कहना है सर मुझे डाउट है क्योंकि एलिफेंट जो ओरिजिन पे बैठा है वो वैसे ही इतना बड़ा होगा और आपने बोला उसको एक पॉइंट पे पहुंचना जिसके कोऑर्डिनेट्स 5,12 है वो भी सेंटीमीटर्स में, वो तो बहुत छोटे से बिल्कुल पास में होंगे। तो एलिफेंट तो ऑलरेडी उस कोऑर्डिनेट पे होगा ही सर, तो मुझे लगता है इसका टाइम 0 सेकेंड आएगा। यस करेक्ट आंसर। तो यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू जिसको डिस्टेंस कितना कवर करना है तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को हम एक पॉइंट के इक्विवेलेंट मान लेते हैं और अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन सिंपल रहेगी और ऑब्जेक्ट की क्या डायमेंशन है वो मेंशन नहीं करना पड़ेगा तो इजीली आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पर चिंटू ने पिछले क्वेश्चन में क्या कर दिया, उसने एलिफेंट के साइज को ही
पॉइंट साइज मान लिया और सॉल्व कर दिया। जबकि वो डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना था सेंटीमीटर्स में, 13 सेंटीमीटर। पर एलिफेंट का साइज ही मीटर्स में होता है तो इजीली सेंटीमीटर्स को कवर कर लेगा और यहाँ चिंटू का आंसर गलत हो गया। तो हमें किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी मानना है जब डिस्टेंस कवर्ड बहुत ही ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक टेबल में बहुत सारे सिनेरियोज हैं, आपको उसमें देख के बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या नहीं। सबसे पहले एक कार जा रही है दिल्ली टू मुंबई, तो यहाँ पे कार को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 1400 किलोमीटर और कार ज़रा सी है। तो यहाँ पे हम कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड, महेंद्र सिंह धोनी ने एक थ्रो दिया है 100 मीटर का, यहाँ पे बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे या नहीं? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बॉल तो सेंटीमीटर्स में है, तो हम यहाँ पे बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब एक ट्रेन है, एक टनल के अंदर से पास आउट हो रही है, तो यहाँ पे ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा? नहीं, क्योंकि टनल और ट्रेन की मेजरमेंट सिमिलर सी होती है लगभग, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। पर अगर टनल में ट्रेन की जगह मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हाँ, मेरा साइज बहुत कम है और टनल का बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा वहाँ पे। अर्थ इतनी बड़ी होती है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वहाँ पर क्या हम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे? हाँ, क्योंकि जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द अर्थ। इसलिए यहाँ पे अर्थ भी बेचारी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब नेक्स्ट मेरा फेवरेट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, पर इसके लिए आपको कुछ नॉलेज पहले से ही चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए फोर्स, एक्सेलरेशन, इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप ये टॉपिक समझ पाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को स्किप कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। पर अगर आप रुके हुए हैं तो और देख लेते हैं, क्या पता समझ ही आ जाए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने में मिलेगी। और वैसे भी मैं जब भी टॉपिक आएगा इस वीडियो को वहाँ पे टैग कर दूंगा, आप वहाँ से इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले हम अपने ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं कि कैसे एक ही चीज़ को कोई दूसरे एंगल से हम सोचेंगे तो हमें वो अलग दिखाई देगा। जैसे एक लालची इंसान के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि भाई उसका फ़ायदा कहाँ होगा, कोई मरे जिए, क्राइम, घूसखोरी, कालाबाजारी, ये सब चीज़ें उसके लिए सही रहती है क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट होता है। दूसरा एग्जांपल, कुछ लोगों के लिए जाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो अपने बच्चों तक को कंट्रोल करते हैं कि उसकी शादी अपनी ही कास्ट में होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऊंची जात नीची जात एक्सेट्रा। कुछ लोगों को होता है कि लड़कियों को दबा के रखना चाहिए, उनकी शादी में दहेज देना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा इसलिए कम पढ़ाते हैं। भ्रूण हत्या के केस आपने सबने सुने ही होंगे। और कुछ लोग तो भाई भूतों में विश्वास करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ जो उनके साथ हो रहा है वो या तो भूतों की वजह से हो रहा है या भगवान उनसे नाराज़ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ग्रह, मंगल, बृहस्पति, ये सब ग्रह की वजह से उनका सब कुछ हो रहा है, उनके हाथ में तो बेचारे कुछ नहीं है। ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स में भी होते हैं। आप किस जगह खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हैं, उस हिसाब से आपको चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत तब हुई जब चिंटू ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जब मैं उसको पढ़ रहा था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन जी ने बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाए। सिंपल सी बात है, अगर भाई कोई चीज़ रखी रहेगी ना जब तक उस पर धक्का ना दे। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, अगर कोई चीज़ चलती जा रही है तो वो चलती जाएगी जब तक कोई ब्रेक ना लगाए, रोके ना, या फिर फ्रिक्शन से ना रोके, या फिर हवा उसको अपने प्रेशर से, फोर्स से ना रोके। अगर यहाँ पे हवा वगैरह कुछ ना हो, फ्रिक्शन वगैरह कुछ ना हो, तो मैं इस अडेप्टर को ऐसे थ्रो करूँ तो ये सीधा एंडलेस इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा बिना रुके। तो यही चीज़ न्यूटन जी ने बताया, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। पर चिंटू ने बोला नहीं सर, ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि चीज़ें हवा में स्ट्रेट चलते चलते घूम गई। हम एक बार झूले में घूम रहे थे, एक बच्चे ने मेरी तरफ बॉल फेंकी, सर ये वीडियो देखो, यहाँ पे बॉल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जाते जाते देखो इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। कहा वाह यार, और बताओ? कह रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये देखो सर यहाँ से वाटर निकल रहा है, पर देखो जैसे ही मैंने इसको गोल गोल घुमाया, वाटर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एक वाटर की ड्रॉपलेट्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा जी। और एक सीन तब क्रिएट हुआ जब मैं चिंटू को पढ़ा रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती नहीं, ये एक स्यूडो फोर्स है, एक नकली फोर्स है।
ये बस ऐसे ही हमें दिखती है पर असली में ऐसी कोई फोर्स नहीं होती। तो चिंटू ने बोला सर आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो, हमारे तो घर में कपड़े ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सूखते हैं। मशीन में कपड़े डालो और मशीन को घुमाओ तो रोटर इतनी तेज घूमता है कि कपड़ों में जो पानी होता है उन पर फोर्स लगती है बाहर की साइड, और सारा पानी बाहर और कपड़े सूख जाते हैं। एक और केस में चिंटू ने मुझे रोका, जब मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो तो वो बैकवर्ड बिल्कुल पीछे की साइड नहीं गिरेगा, वो टेंजेंशियली गिरेगा। मैं समझाता हूँ एक बार। जैसे एक सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और एक पॉइंट पे अगर ये ऐसे बाहर गिर गया तो वो पीछे की साइड नहीं गिरेगा चिंटू, वो ऐसे टेंजेंशियली गिरेगा। तो चिंटू कहता नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, मैं खुद पीछे की साइड गिरता हूँ, मैं देखो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। तो चिंटू ने इस चीज़ की भी वीडियो बनाई और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मानने को तैयार नहीं है, और 2-4 वीडियो और बना दी। मुझे लगता है आपके भी सेम ही डाउट है। चलिए इन सब डाउट को क्लियर करते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे नाम में इनर्शिया लिखा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं ग्राउंड पे पेड़ के पास खड़ा हूँ तो जो पेड़ है वो मुझे दिखेगा रेस्ट पे, जो एक कार स्पीड से जा रही है वो स्पीड से जाती हुई दिखेगी, कोई बाइक खड़ी है तो वो बाइक खड़ी हुई रहेगी, और अगर कोई पर्सन उस पर बैठा और उसने स्टार्ट करी वो एक्सेलरेट हो गया तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। हमें फोर्स की ज़रूरत होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना फोर्स के ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होने लगे या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया को वॉयलेट करने लगे। इसी का सेकंड केस है, अगर मैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल करूं, जैसे मैं कार के अंदर बैठा हूं वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वहाँ पर भी मुझे कार में आसपास जो भी चीज़ दिखेंगी, दूसरे पर्सन या फिर सीट या फिर स्टेयरिंग व्हील, वो सब मुझे रेस्ट पर दिखाई देंगे। और जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में किसी स्पीड पे, वो कांस्टेंट स्पीड पे उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती रहेंगी। हमें फोर्स की ज़रूरत होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना फोर्स के ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होने लगे या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया को वॉयलेट करने लगे। हाँ मुझे पता है, मैं कार में जा रहा हूँ, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो सारे ऑब्जेक्ट भी 50 किलोमीटर पर आवर पे ही ट्रैवल कर रहे होंगे, और जो बेचारे पेड़ लगे हैं वो हमेशा से वहीं लगे हुए हैं। पर मुझे दिख रहा है, वही मैं बता रहा हूँ ना, मुझे दिख रहा है कि चीज़ें जो रेस्ट पर हैं वो रेस्ट पर ही रहेंगी, और जो चीज़ें चारों तरफ जो भी ट्रैवल कर रही हैं वो ट्रैवल करती ही रहेंगी जब तक कोई इन्हें रोके ना। तो रोक के दिखाओ एक पेड़ को, कैसे रोकोगे? आपको उस पेड़ को पकड़ के एक ट्रक में डाल के और मेरे साथ ही मेरी कार के साथ साथ चलाना होगा, तब मैं कहूँगा हाँ मैं भी रेस्ट पे हूँ, मेरे कार के अंदर वाली सब चीज़ें भी रेस्ट पे हैं, और ये जो साइड में ट्रक चल रहा है ये भी रेस्ट पे है, और उसके ऊपर का पेड़ भी रेस्ट पे है। लेकिन जो चीज़ रेस्ट पर बोल दी मैंने वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कोई इसको रोके ना। अब ट्रक जो चल रहा है मेरे साथ में, अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम दोनों साथ साथ उस स्पीड पे ट्रैवल करते रहते और लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड रहती। और अगर ट्री रुक गया, मतलब ट्रक ने ब्रेक मारे, तो ट्रक भी रुक जाएगा, पेड़ भी रुक जाएगा, और ब्रेक लगाने के लिए फोर्स चाहिए होगी, और फोर्स लगी ना यहाँ पर भी किसी चीज़ को बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने के लिए। पहले ट्री मेरे साथ रेस्ट पे था और किसी ने ज़बरदस्त ब्रेक लगाए और उस ट्री को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्सफुली मूव कर दिया। बिना फोर्स के कुछ नहीं होने वाला, किसी भी चीज़ का मोशन चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं रहती, क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे होते हैं वो खुद ही एक्सेलरेट कर रहा होता है। आपको पता है फोर्स लगाते हैं तो उसके लिए भी एक्सेलरेशन लगता है, कुछ चीज़ पे फोर्स लगाएंगे वो धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो ऐसे ही हम जिस जगह से देख रहे हैं वहीं पर ही समझ लो फोर्स लग रही है, तभी तो वो एक्सेलरेट होगा। तो मुझ पर ही फोर्स लग रही है और बाकी चीज़ पे नहीं लग रही, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि सब चीज़ों पे उल्टी सीधी फोर्स लग रही है। ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाएगा। आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि आप अगर एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो खुद ही एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो वहाँ से आप जो भी देखेंगे आपको हो सकता है लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करते हुए नहीं दिखाई देगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक कार और हमें बनाना है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक
ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट हो रहा हो। तो कार में हमारे पास एक्सेलरेटर, तो कार के अंदर बैठ के हम फिक्स कर देते हैं अपना कैमरा जो कि एक्सेलरेट होगा कार के साथ। तो जो भी वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है इसके अंदर वो हो जाएगी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं हमारी कार, और कैमरा रिकॉर्ड करेगा कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, पर एकदम से मेरे ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगी। तो कैमरे ने बोला कि भाई मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से यहाँ पे एक मैजिकल या स्यूडो फोर्स है जो इस पर्सन के ऊपर कभी कभी लग जाती है, पता नहीं क्यों, और ये पीछे की साइड चला जाता है। पर उसी चीज़ को अगर हम एक बाहर की तरफ एक कैमरा है उससे भी रिकॉर्ड करें तो हमें दिखेगा जो कार थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुई है, पर जो पर्सन था उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा, और इस वजह से वो वहीं पर रहा और कार आगे चली गई। पर यही चीज़ अगर हम कार वाले कैमरे से देखें तो जो कि कार के साथ फिक्स है, तो उसके दिखेगा कि कार तो ऐसी ही रही पर पर्सन एकदम से पीछे हो गया। इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं बिना फोर्स लगाए। पर यही चीज़ अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो वहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कार ही एक्सेलरेट करी है इंजन की पावर से। फोर्स लगी है ना एक्सटर्नल फोर्स जो कि इंजन की पावर से लगी है। इंजन ने टायर पावर लगाई है, टायर ने फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प की वजह से कार को आगे की तरफ पुश किया है। पर बेचारे पर्सन पे तो कोई फोर्स नहीं लगी स्टार्टिंग में, तो इसलिए वो पीछे की तरफ एकदम से उसको झटका लगा। झटका लगने के बाद वो कार की सीट से टच हुआ और फिर कार ने उसको अपने साथ एक्सेलरेट कर लिया। वो आगे की कहानी आप सब लोग जानते हैं, रोज घूमते हैं। ऐसा ही सिनेरियो तब हमारे होता है जब हम कार में बैठते हैं और कार टर्न लेती है। जैसे ही कार लेफ्ट साइड में जाएगी हमारी बॉडी तो यहीं रह जाती है, पर कार के अंदर अगर एक कैमरा लगाओ तो वो देखेगा कि कार तो वहीं है, ये इंसान गलत डायरेक्शन में घूम गया। वो भी इसलिए होता है क्योंकि हमारा कार के अंदर जो कैमरा होता है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा नॉन इनर्शियल। तो वहां से देखेंगे तो लगेगा पर्सन बाहर की तरफ जा रहे हैं, पर अगर कोई बाहर खड़ा हुआ पर्सन देखेगा तो उसको पता चलेगा कि नहीं, पर्सन तो वही है, ये बस की बस या कार की कार लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, और पर्सन पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो पर्सन वहीं रहा और कार की कार ऐसे घूम गई। तो इसलिए जो बेचारा पर्सन था वो खिड़की से बाहर लटक गया। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इन सब से आप लोग भी फेमिलियर हो, मैं भी और चिंटू भी। हमें ये चीज़ नॉर्मलाइज हो चुकी है। पर जो चिंटू ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सर्कुलर मोशन के पूछे हैं। वो ऐसी जगह चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है जहाँ पे चीज़ें सर्कुलर में घूम रही है, और हमें कभी आदत तो है नहीं हम ऐसी जगह जाएं जो गोल गोल घूमती हो। कार बस इसमें तो रोज ट्रैवल करते रहते हैं, आगे पीछे धक्के इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, पर कभी सर्कुलर ट्रैक पे तो हम घूमते नहीं डेली लाइफ में। इसलिए चिंटू को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है और उसको ये चीज़ें मैजिकल लगती हैं। जैसे कि इस बॉल थ्रो वाले एग्जांपल में एक सर्कुलर मैरी गो राउंड है जिससे एक पर्सन ने वन पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे बॉल थ्रो करी है। पर जैसे कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को थ्रो करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो जैसे सर्कुलर मोशन में वो पर्सन घूम रहा था, उसने बॉल थ्रो करी स्ट्रेट लाइन में। बॉल स्ट्रेट लाइन में थ्रो करी, पर वो पर्सन थोड़ी सी स्पीड से घूम रहा था, तो इसलिए बॉल की स्पीड थोड़ी सी इस डायरेक्शन में भी गई, थोड़ी स्ट्रेट डायरेक्शन में भी गई। दोनों को मिला के बॉल गई है थोड़ी सी टेपर, पर ट्रेवल तो स्ट्रेट लाइन में ही गई है। इस चीज़ को अगर हम किसी बाहर के एंगल पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई कैमरा लगा के कैप्चर करेंगे तो वहाँ से विजिबल होगा बॉल ने ट्रेवल किया है स्ट्रेट लाइन में, जो कि आपको इस एग्जांपल में वीडियो में भी दिख रहा होगा। पर अगर यही चीज़ हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखें जो खुद से रोटेट हो रहा है, जैसे कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि बॉल स्ट्रेट लाइन में आ रही थी और आते आते वो घूम गई। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे लगी कि बॉल टर्न हुई है, पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे क्लियर हो जाएगा कि बॉल सिर्फ ट्रेवल करी है स्ट्रेट लाइन में। और इस इफेक्ट को कहते हैं कोरोलिसिस इफेक्ट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर चिंटू ने पूछा है कोरोलिसिस इफेक्ट के ऊपर। दो वाटर जेट्स हैं, एक यहाँ पे एक सेंटर के पास और एक सेंटर से दूर, और वहां से वाटर जेट से वाटर निकल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा ऑब्वियसली। पर जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं वाटर की डायरेक्शन टर्न हो जाती है और वो लगता है कि कर्व डायरेक्शन में पानी निकल रहा है। पर यहाँ पर भी क्रोलिसिस इफेक्ट है। यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता है और वहां से स्टडी करके देखेंगे तो पता चलेगा वाटर ड्रॉपलेट स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जा रही है। अगर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे
मोशन को तो दिखेगा वाटर ड्रॉपलेट्स स्ट्रेट लाइन में ही जा रही हैं, और ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के इफेक्ट की वजह से हमें एक कर्व मोशन में पानी जाता हुआ दिख रहा है। एग्जाम्पल से और डिटेल से मैं समझाता हूँ, चलो देखते हैं। जैसे पहले ये स्ट्रेट लाइन में थी लाइन, ये जेट यहाँ से वाटर निकाल रहा था पास सेंटर के पास वाला, तो जैसे ही यहाँ से वाटर निकला तो मोशन की वजह से थोड़ी सी इसकी इस साइड भी स्पीड थी वाटर जेट की, क्योंकि कोई चीज़ सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करे तो उसकी हर पॉइंट पे एक स्पीड होती है ना, यहाँ पे उसकी इस साइड स्पीड होगी। ऐसे ही ये सेंटर से ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो इस पॉइंट की पे इसकी स्पीड थोड़ी सी राइट हैंड डायरेक्शन में होगी, बहुत छोटी सी, और बाकी स्पीड स्ट्रेट डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर सीधी सीधी डायरेक्शन में आ रहा है। तो फाइनल डायरेक्शन वाटर जेट की होगी ऐसे हल्की सी टेपर, पर होगी स्ट्रेट लाइन ही। पर पानी तो वाटर जेट से निकला स्ट्रेट लाइन में, पर ये जो जो लंबी सी रोड है जो घूम रही है, वो जैसे ही वाटर निकला ये ऐसे ऐसे घूमनी शुरू हो जाएगी और पानी इधर गिरेगा। तो यहाँ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं अपना मुंह भी इसके साथ साथ ऐसे घुमाऊँ तो मुझे लगेगा पानी पहले तो यहाँ पे मेरे नोज के स्ट्रेट लाइन में था, और जैसे ही मैंने ऐसे मुंह टर्न किया पानी पीछे हो गया। तो मुझे लगेगा कि मैं तो सीधा ही हूँ और पानी ऐसे निकल के जा रहा है, पर एक्चुअली में मेरी जो नज़रें हैं वही घूम गई हैं, और मुझे लगेगा पानी तो लेफ्ट साइड में चला गया, पर ऐसा एक्चुअली में नहीं है। वाटर स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट डायरेक्शन में ही गया है। यही चीज़ें हमें जो सेंटर से अपोजिट पॉइंट है वहाँ पे भी यही दिख रहा है। वाटर ड्रॉपलेट्स निकली हैं स्ट्रेट लाइन में, पर उस पॉइंट पे मान लेते हैं स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बाहर जो सेंटर के जितनी दूर पॉइंट जाएगा वहाँ पे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इस पॉइंट की स्पीड मान लेते हैं बहुत ज़्यादा हो गई। तो वाटर बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में जाएगा और सीधी डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन वाटर जाएगा इस डायरेक्शन में और जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो वाटर वहाँ से निकलता है और स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाता है, पर जो कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पॉइंट मेरे वहाँ पे पहुँचने से पहले ही पहुँच जाता है। इसलिए मुझे लगता है यहाँ से पॉइंट मेरे राइट में जा रहा है, और इधर से दिखता है मुझे कि ये पॉइंट वाटर ड्रॉपलेट मेरे लेफ्ट में जा रही है और कर्व हो रही है, पर ये कोई कर्व नहीं हो रही, ये बस मेरा इसलिए मोशन दिख रहा है क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की थी, जो चिंटू ने मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेशर देके बोला है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होती है। उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए। आपको नहीं पता तो हम डिटेल में फिर से देखते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट एक सेंटर के अराउंड घूमता है। ये अडेप्टर एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमें सर्कुलर मोशन में घुमाना है। ये डिस्क है, इसके ऊपर रखते ही सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसको घुमाने के लिए सबसे पहले सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एकदम ज़ीरो है। तब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, ये डिस्क सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, पर एज ए रिजल्टेंट ये ऑब्जेक्ट यहीं पे ही रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज़ीरो है। सेकंड केस, नाउ फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ेगा ये ऑब्जेक्ट स्लाइटली इसके साथ मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि जो डिस्क है इसके ऊपर आगे की साइड हल्का सा पुश करेगी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। जैसे ही ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया तो एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया लेफ्ट कर्व ये बनाता ऑब्जेक्ट हुआ चाहेगा मेरे मैं साथ ही सीधा घूम। आगे चला जाऊं, पर क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये प्लेट है, ये चाहेगी ये जो अडेप्टर है ये स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे। तो लेफ्ट टर्न के लिए इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जो फोर्स भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो स्टार्टिंग में इसको हल्का सा पुश किया, ये आगे की तरफ जाने लगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आया तो इसको हमेशा एक इनसाइड फोर्स चाहिए होगी, इनवर्ड सेंटर की तरफ। इसको हमेशा डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ना सेंटर की तरफ, तभी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा, नहीं तो वो स्ट्रेट में ही चला जाएगा। तो सेंटर की तरफ इसकी हमेशा डायरेक्शन रहे, उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके ऊपर काम करेगा। अंदर की साइड टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगेगी जो इस ऑब्जेक्ट को हमेशा इनसाइड पुश करेगी। ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तब क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से स्लिप करने की कोशिश करेगा। तो जहाँ से जैसे ही इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? वही फोर्स जो इसको इनवर्ड खींच रही थी उसको मेजर करेंगे तो पता चलेगा इस ऑब्जेक्ट को इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि हमें फ्रिक्शन दे रहा था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो इस ऑब्जेक्ट को चाहिए अंदर की साइड पुश करने के लिए, ताकि ऑब्जेक्ट अपनी ऑर्बिट मेंटेन कर सके। अगर फ्रिक्शन वो फोर्स ना दे पाए तो क्या होगा और इस डिस्क की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए
तो ये ऑब्जेक्ट सीधा डायरेक्शन में यहाँ से टेंजेंशियली, यहाँ पे टेंजेंट होता है इसके परपेंडिकुलर, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस पॉइंट इस पोजीशन पे इनका कांटेक्ट खत्म हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट सीधा जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा, क्योंकि इनवर्ड इसको फोर्स नहीं मिली। कौन सी फोर्स नहीं मिली? सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिली, इसलिए ये ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली बाहर की तरफ चला गया। और इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही थी वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह सपोज मैं खड़ा हो गया, मेरे तो फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने रस्सी से पकड़ लिया। अब मैं भी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हूँ, मुझको चाहिए कि रस्सी को इतनी तेज पकड़ के रखूं कि मुझे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती रहे, जो कि मैं अंदर की साइड लगाता हूँ, इसको खींचता हूँ ताकि मुझे अंदर की साइड एक फोर्स मिले। पर जैसे ही अगर मैं अपना सर्कुलर मोशन स्टॉप कर दूं या फिर रस्सी को एकदम छोड़ दूं, तो मेरे ऊपर पीछे की साइड कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन में रहा ही नहीं। सर्कुलर मोशन में रहने के लिए ही तो अंदर की साइड फोर्स चाहिए थी, और बाहर की तरफ कोई फोर्स होती नहीं। तो मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलूंगा और सीधा चला जाऊंगा। तो इसमें हमने देखा हमारे ऊपर एक फोर्स हमें चाहिए होती है अंदर की साइड, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो चाहिए होती है असली में। और अगर वो नहीं मिली तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चलता आ रहा था उसी डायरेक्शन में चलता हुआ चला जाएगा, पीछे की साइड मूव नहीं करेगा, ये टेंजेंशियली आगे की साइड चला जाएगा। यहाँ से हमारे दो पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली डायरेक्शन में जाता है जब उसका सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होती कोई भी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो हमें अंदर की साइड लगानी होती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बस ऑब्जेक्ट को ऐसे फील होती है, पर वो असली में नहीं होती, कि जैसे ही सर्कुलर मोशन खत्म हो या फिर सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ घूम रही है और एकदम से उसमें ब्रेक लग जाए, तो मैं क्या पीछे की साइड गिरूंगा? नहीं। आगे की साइड गिरूंगा? नहीं। मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा था उस पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलता रहूंगा। पर चिंटू का क्वेश्चन एक हो रहा है, सर इसमें तो देखो यहाँ पर जो ये पर्सन है ये यहाँ पे ग्रिल पे चिपक गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसके ऊपर पीछे की साइड कोई फोर्स नहीं लग रही? ये तो पूरा चिपक गया है इसके ऊपर, साफ साफ दिख रहा है एक फोर्स ऐसी है जो उसको पीछे की साइड पुश कर रही है। पर चिंटू ध्यान से देखो, ये जो ग्रिल के ऊपर ऐसे चिपका हुआ है ना ये बंदा, तो इसको जो ग्रिल है आगे की साइड पुश कर रही है और उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे ही इस पर्सन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिली तो वो अपना सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ये ग्रिल हट गई, सेंट्रीपिटल फोर्स हट गई, तो ये पीछे की साइड नहीं गिरेगा, ये सीधा जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली जाएगा। अब चिंटू कह रहा सर पर कपड़े तो सूखते ही हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होती है। नहीं चिंटू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई पीछे की साइड लगने वाली फोर्स नहीं होती। कपड़े जब हमारे गोल गोल घूम रहे होते हैं तो उनको भी सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। नहीं तो वो जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर उनको फोर्स नहीं मिली सेंटर की तरफ, तो वो स्ट्रेट लाइन में अपना मोशन करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, पीछे की साइड कोई मोशन नहीं होगा। और ये जो तुम बार बार बोल रहे हो कि पीछे की साइड फोर्स लग रही है, पीछे की साइड फोर्स लग रही है, देखो सारे बच्चे भी चिपक गए हैं, वो तुम्हें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर देख रहे हो। और ये जो बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं रेस्ट पे है ना, इनको अपना रेस्ट का मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में मेंटेन करने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है, जिसको ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। पर अगर तुम्हें नहीं मानना कि भाई पीछे की साइड फोर्स लग रही है, मानना ही है, तो उसी को तो सेंट्रीफ्यूगल सर मेरा फोर्स लास्ट कहते हैं। डाउट, पर इस वीडियो होती में नहीं देखो है, बस गर्ल्स दिखाई फ्लिप देती है, करके बैकवर्ड जा क्योंकि रही तुम हैं नॉन इनर्शियल और फ्रेम ऑफ कोई रेफरेंस में टेंजेंशियल हो। मोशन नहीं है, चिंटू ने फिर से ये एक डाउट पीछे की रेज साइड किया। बैकवर्ड चिंटू ने मोशन शो बोला कर रही हैं। और इस बार तो मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हूँ, ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ना कि एक सर्कुलर डिस्क पे। पप्पू ने बोला सर चिंटू को इस बार मैं समझाती हूँ, क्लियरली विजिबल है कुछ गर्ल्स स्लिप नहीं हो रही, फ्रिक्शन से उनको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है टुवर्ड्स द सेंटर। और चिंटू जो तुम बोल रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, वो एक्चुअली में एक सूडो फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लग रही है। बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पर रहने के लिए भी फोर्स चाहिए, एंड अगर आप पर फोर्स ना लगाएं तो आप भी स्लिप हो जाओगे इन गर्ल्स की तरह, और फोर्स लगा दें आप भी रेस्ट पर हो जाओगे, तो आपको लगेगा दो फोर्सेस लग रही हैं।
एक सर्कुलर मोशन मुझ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है फ्रॉम द सेंटर, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। एंड फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही कम हुई अपोजिट फोर्स से, पर्सन स्लिप हो जाएगा टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन में। ध्यान से देखो, मोशन टेंजेंशियली है एंड स्टिल तुम्हें बैकवर्ड मोशन इसलिए लग रहा है बिकॉज जिस जगह से वो स्लिप करना स्टार्ट करती हैं वो प्लेस भी रोटेट कर रही है, साथ जा रही है। एंड देखने में ऐसा लगता है जिस पॉइंट से स्लिप करना स्टार्ट किया वो प्लेस भी उनके साथ मूव कर रही है, और ओवरऑल देखने से ऐसा लग रहा है कि वो प्लेस से बिल्कुल पीछे की तरफ आ गई हैं। करेक्ट मिस पू? इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सपोज ये कैमरा है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और जैसे ही तुमने इसको छोड़ा तो ये गया टेंजेंशियली, ठीक है, पर डिस्क भी तो रोटेट कर रही है और कैमरा भी, तो कैमरे ने रोटेट किया ऐसे। कैमरे के तुम सामने ही रहोगे बहुत देर तक, और कैमरे को ऐसा लगेगा कि तुम उससे पीछे की साइड जा रहे हो। तुम तो जाओगे स्ट्रेट लाइन में, पर कैमरा भी तुम्हारी तरफ फोकस बनाए रखेगा, तो उसको लगेगा पहले हमारा डिस्टेंस इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तुम तो इस डायरेक्शन में गए। पर कैमरे को लगेगा कि तुम सीधी डायरेक्शन में पीछे की साइड जा रहे हो और तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम्हें फील होता है कि हम पीछे की साइड जा रहे हो, पर तुम पीछे की साइड नहीं जाते। थैंक यू।